ट्यूसडे को ही सबसे बड़ा इवेंट है वो बाजार का, जो कि बजट है। सुनील सुब्रमण्यम हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं ये बात करने के लिए कि एज ए मार्केट पार्टिसिपेंट किस तरह के क्यूज हमें देखने चाहिए। सुनील, गुड आफ्टरनून और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बजट राउंड द कॉर्नर है। सबसे पहले आपका क्या व्यू है, कितना इंपॉर्टेंट होगा? बहुत सारी चीज़ें बजट में उम्मीद बना के बैठा है, इकोनॉमी का हाल देखते हुए आपका क्या व्यू है? बड़ा मार्केट यही चाहता है कि मार्केट को सपोर्ट करे, यानी कि कैपिटल गेन्स का जो टैक्सेशन था उस पर कुछ खबर आया था कि शायद बढ़ाएंगे, वो मार्केट के लिए बहुत बुरी खबर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अच्छा मार्केट को एक सपोर्ट देना गवर्नमेंट के लिए भी बहुत उचित होगा, क्योंकि उनके लिए जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है उनका अपने पीएसयू यूनिट्स को लेकर, एलआईसी लीजिए, बीपीसीएल लीजिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लीजिए, तो एक अच्छा मजबूत मार्केट गवर्नमेंट के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। तो मेरे ख्याल में मार्केट में अगर वो कुछ नेगेटिव खबरें जो आ रही है वो ना करें तो वही एक रिलीफ होगी मार्केट को। सेकेंड चीज मार्केट के लिए ये भी है कि क्या रिफॉर्म्स और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सपोर्टिव चीज फिनेंस मिनिस्टर ऐलान करती है, जैसे पिछले बजट में किया था बैड बैंक के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो वही एक जो फ्लो है कि गवर्नमेंट की सोच उस तरफ जारी है, उसको जारी रखना भी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इकोनॉमी को ओर आएंगे तो इकोनॉमी के लिए सपोर्ट क्या चाहिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत है, क्योंकि मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होता है, केनीशियन इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करती है तो नौकरियां मिलती है लोगों को, कैपिटल गुड सप्लायर्स को ऑर्डर मिलती है, सीमेंट बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर्स को ऑर्डर मिलती है। तो ऐसे गवर्नमेंट के जो कामकाज होते हैं रोड, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में, वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक मजबूत सपोर्ट दे सकती है, नंबर वन। नंबर टू होगी गवर्नमेंट को हाउसिंग रिलेटेड, उनको जो कुछ भी सपोर्टिव एक्शंस देती है गवर्नमेंट अगर, तो हाउसिंग में भी क्या होता है कि एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। बहुत सारे लोगों, हाउसिंग फॉर ऑल का तो एक मुद्दा रख दिया है गवर्नमेंट ने 2024 के अंदर, तो उसको सपोर्टिव करने के लिए जो भी टैक्स इंसेंटिव से वो जो है उसको जारी रखेंगे तो वो अच्छी चीज होगी। और फाइनली तीसरी चीज है पीएलआई स्कीम, जो कि पहले मेक इन इंडिया को लेकर गवर्नमेंट अभी मॉडिफाई करके एक्चुअल कैश इंसेंटिव देने की बात पिछले कुछ सालों से कर रही है पीएलआई के थ्रू। तो लास्ट ईयर बहुत सारे सेक्टर्स को उन्होंने पीएलआई का जो इसको इंक्लूड किया था पीएलआई के अंदर, उसको अगर वो बढ़ा दिया जाए तो एक्सपोर्ट्स के लिए भी बहुत एक सपोर्टिव चीज होगी, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट होगा उस फैक्ट्रीज कारखाने लगाने में, उसके लिए भी सपोर्ट अच्छी आ सकती है। तो वही कहूंगा मैं, इकोनॉमी की ओर से ये बहुत अच्छी खबर होगी अगर बजट में इसको फोकस रखें। सुनील, हमेशा बाजार को उम्मीद होती है, स्पेशली जो स्मॉल इन्वेस्टर है, स्मॉल सेवर है, सिटीजन है कंट्री का, कि पीपीएफ, एटीसी, एलटीसीजी रिलेटेड क्या बदलाव आ सकते हैं, कम किया जाएगा। आप इस बार आपको क्या लगता है, स्ट्रीट पे इस तरह की क्या एक्सपेक्टेशंस बन रही हैं? देखिए, पिछले साल टैक्स इनफ्लोस गवर्नमेंट की अच्छी रही, बेटर देन एक्सपेक्टेड रही। ये चाहे वो जीएसटी के कारण, इकोनॉमिक रिकवरी के कारण हो या इनकम टैक्स के कारण, तो गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू के तौर पर इन टैक्सेशन की चीज को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस साल फिस्कल डेफिसिट पे भी उतना प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि सभी दुनिया के सभी कंट्रीज में फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ रही है, और रेटिंग एजेंसी भी इसको मन में रख रही है कि कोविड के रिकवरी टाइम में हमें ज्यादा ध्यान फिस्कल डेफिसिट के ऊपर नहीं देना चाहिए। तो गवर्नमेंट के पास थोड़ा फ्री हैंड है, तो उसको टैक्सेशन बढ़ाने से और इनकम जनरेट करने से कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो सकता है। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा मौका है, क्योंकि अभी 2 इलेक्शंस इस साल है बड़े स्टेट्स में, और 2024 में जो इलेक्शन है, तो एक मिडिल क्लास को अगर कुछ सपोर्टिव चीज, तो थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाए, थोड़ा बहुत आप टैक्सेशन को थोड़ा कम करे इन अ ब्रॉडर मास, सो ज्यादा लोगों को थोड़ा बहुत बेनिफिट अगर देगी तो मेरे ख्याल एक पॉजिटिव माहौल बनेगा इस बजट के जरिए। तो मैं कहूंगा कि टैक्सेशन को ज्यादा ध्यान देकर इनकम हासिल करने की कोशिश ना करें गवर्नमेंट, मगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हो तो ऑटोमेटिकली आपको जीएसटी का इन्फ्लोस बढ़ जाएगा। और गवर्नमेंट की ओर होनी चाहिए कि कैपिटल रिसीट्स जैसे डाइवेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट और एफडीआई को ओपन डोर पॉलिसी करने की जरूरत है, तो वो कैपिटल वहां से आएगी तो प्रेशर भी रेवेन्यू के ऊपर उतना नहीं होगा गवर्नमेंट की ओर।
Right, right, Mr. Subramaniam, welcome as usual. Pleasure always talking to you. स्वदेश पे आपसे हमेशा बातचीत का एक अच्छा निष्कर्ष भी निकाल पाते हैं हम। लेकिन यहाँ पर आप जिस तरह से जो बात कह रहे हैं बहुत वैलिड पॉइंट है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस इस वक्त होना चाहिए कि किस तरह से ग्रोथ को बढ़ावा दे पाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर ज़ाहिर तौर पर एक बूस्ट मिलेगा। और चाहे और एंड गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी सिटिंग ऑन गुड कैश रेवेन्यू रिसिप्ट्स या फिर रेवेन्यू के जो मौके हैं वो अच्छे हैं, चाहे डिसइन्वेस्टमेंट के हों। ऐसे में आप क्या देख रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट एमएसएमईज के लिए आ सकती है? कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर किस तरह की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? क्या चीज है कि जरूर वैक्सीनेशन के ऊपर पूरे पॉपुलेशन को कवर करने की जरूरत है। अभी सेगमेंट में कर रहे हैं, अभी टीनेज को उन्होंने अलाउ किया। मेरे ख्याल में पूरा जबरदस्त बूस्टर डोज सभी को देने की जरूरत है। जितना कि आप उसको बूस्टर डोज देंगे तो जो भी थर्ड वेव या फोर्थ वेव भी आएगा तो उसका असर कम होगा। देखिए, एक होती है मेडिकल इम्पैक्ट जो गवर्नमेंट को ध्यान रखना बताया एज अ बेनेवलेंट रूलर, यानी लोगों की बीमारी के ऊपर, हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर, डेथ रेट्स के ऊपर। मगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है कि अगर सिवियरली इलनेस आ गया तो अगर लोगों ने 2-3 हफ्ते की छुट्टी ले ली या एक फिर और लॉकडाउन का जबरदस्त माहौल आ गया तो इकोनॉमी के लिए और बहुत हानिकारक हो सकता है। तो मेरे ख्याल में अगर ये बूस्टर डोज वैक्सीनेशन के ऊपर ध्यान दे, गवर्नमेंट सप्लाई को इंक्रीज करे और जबरदस्ती सबको वैक्सीनेशन लेने की एक फोर्स दे, तो ऐसे चीज से आपको क्या है, अगर थर्ड वेव या फोर्थ वेव भी आती है तो इकोनॉमी के ऊपर उसके असर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की एक्शंस इस तौर के ऊपर होनी चाहिए कि अगर वैक्सीन के ऊपर कुछ भी ड्यूटी है तो उसको निकालें, कुछ भी उसको फैसिलिटेट करें प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। वो मेरी सजेशन होगी गवर्नमेंट के लिए इस पैंडेमिक के स्थिति में। सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहले तो 18 आवर स्वदेश को आप समय दे रहे हैं और ठीक बजट से पहले दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, एक और चीज है, इस बार ना इन्फ्लेशन सबके नोटिस में है, अमेरिका के भी नोटिस में है, वो भी कह रहे हैं कि हम अपनी दरें बढ़ाएंगे, तो भारत में भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर है। आपको इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो कैसे दिखता है? ये यहीं रहेंगी, आरबीआई मैनेज कर लेगा अच्छे से, या फिर इसको बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है? इन्फ्लेशन दो क्षेत्र में देखना चाहिए, एक इंडिया में इन्फ्लेशन, एक बाहर वाले जैसे अमेरिका में वहां पे वाली इन्फ्लेशन। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो कि ऑयल को इंपोर्ट करती है, इन्फ्लेशन माने ऑयल का दाम भी $90 के करीब पहुंच गया। क्या वो 90 से 100 तक जा सकता है? जियोपॉलिटिकल टेंशन है रशिया और यूक्रेन के बीच। तो उस स्थिति में इन्फ्लेशन अगर एडवांस कंट्रीज में बढ़े और ऐसी कमोडिटीज में बढ़े जहां पे इंडिया का इंपोर्ट ज्यादा है जैसे तेल, तो डेफिनेटली वो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन यहाँ आके हमारे इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकती है। जो कंपनीज क्रूड को इस्तेमाल करती है अपने प्रोडक्शन, जैसे पेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उनके ऊपर, उनके मार्जिन के ऊपर प्रेशर आ सकती है। वो एक तरफ की इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का असर होगा। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन वहां पे बढ़ती है तो वहां पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगी तो आरबीआई के ऊपर भी दबाव आएगा, क्योंकि करेंसी भी बढ़ती है। जैसे यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट हाइक्स बढ़ते हैं, तो इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने से डॉलर स्ट्रेंथन होता है। अगर डॉलर स्ट्रेंथन हो गया तो रुपी को वीकन करना एक तरफ आरबीआई का एक एक्शन होगा, या फिर उनको इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना होगा। तो ये एक बैलेंसिंग फैक्टर है, क्योंकि एक थोड़ा वीक रुपी एक्सपोर्ट्स को हेल्प कर सकती है। तो आरबीआई को ध्यान में रखनी चाहिए कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कितना है और डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन इंडिया में कितना है। अगर डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन हाई हो रहा है ना, तब आरबीआई को रेट हाइक की बात सोचनी होगी, क्योंकि तभी वो कूल डाउन कर सके। और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट पॉलिसी से कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ये इन्फ्लेशन को हमने दोनों आंखों से देखना है कि कहां से आ रही है इन्फ्लेशन। और सेकंड चीज, क्या इंडियन इकोनॉमी की रिकवरी इतनी मजबूत हो गई है कि रेट हाइक्स को वो झेल पाए अभी? तो मेरे ख्याल में वो स्थिति अभी नहीं आई है। तो मेरे ख्याल में आरबीआई को थोड़ा रुपी को वीकन करके उस प्रेशर को ईज करने की फर्स्ट स्टेप होनी चाहिए। और सेकंड स्टेप आप देखेंगे तो शायद रेट हाइक की बात हो सकती है। मेरे ख्याल में एक 3 से 4 महीने के टाइम फ्रेम को वेट करके उसके बाद रेट हाइक के बारे में आरबीआई सोचेगी, यही मेरा ख्याल है। बिल्कुल। सुनील सुब्रमण्यम जी, वेलकम टू 18 आवर स्वदेश। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल वाजिब बात कही है, आयात वाले प्रोडक्ट्स महंगे होने से देश की इकोनॉमी पर जरूर असर पड़ता हुआ दिखेगा। और पिछले दिनों दिसंबर रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े भी 5 मंथ हाई पर हमने देखे हैं। इकोनॉमी की जब भी हम बात करते हैं और आप जैसे मार्केट एक्सपर्ट से जब हम बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमी और बाजार पर ऑन ए शॉर्ट टर्म
टू लॉन्ग टर्म बेसिस आपका नजरिया क्या है, ये जानना काफी जरूरी हो जाता है। तो क्या लगता है आपको, इकोनॉमी और मार्केट्स की तस्वीर आपको कैसी लग रही है मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से? मेरे ख्याल में वर्ल्ड में सभी देशों के कंपैरिजन में इंडिया का स्थिति बहुत बेहतर है, क्योंकि हमारे पास जो एक बड़ा बड़ा एडवांटेज है वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी वर्ल्ड की यंगेस्ट कंट्री है हम। इतने सारे एजुकेटेड, इंजीनियरिंग, फार्मा, टेक्निकल एरियाज में हमारे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है। तो इनको अगर एम्प्लॉयमेंट देना है तो गवर्नमेंट को पीएलआई जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्कीम को सपोर्ट देने की जरूरत बिल्कुल है। और क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इलेक्शन के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा बनता है, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जरूर बहुत जबरदस्त सपोर्ट देगी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टेटी में। तो मेरे ख्याल में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ हाई सिंगल डिजिट, एक सस्टेनेबल लेवल, जैसे चीन का पिछले 10 साल में डबल डिजिट ग्रोथ हुआ था। शायद चीन एक ऑटोक्रेटिक कंट्री है तो बहुत से वो डिसीजंस ले पाती थी जो हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी है, तो थोड़ा स्लो ग्रोथ ही होगा। तो मेरे ख्याल में हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ एक पूरा डिकेड के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसके पीछे स्टॉक मार्केट की जो कंपनियां डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ भी दिखा सकती है। तो मेरे ख्याल में अगर एक डोमेस्टिक फोकस्ड पोर्टफोलियो हो आपके पास, जहां पे डोमेस्टिक कंपनीज जो एक्सपोर्ट भी कर सकती है या डोमेस्टिकली सप्लाई कर सकती है, उनके ऊपर ध्यान देंगे तो मार्केट से आपको डबल डिजिट रिटर्न्स भी आप सस्टेनेबल लेवल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसमें हाथ देने वाली चीज है डोमेस्टिक फ्लोस। जैसे आपको पता होगा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एसआईपी के जरिए करीबन 11,000 करोड़ हर महीने पैसा डाल रहे हैं इक्विटी मार्केट के अंदर। तो डोमेस्टिक फ्लोस जो फॉरेनर्स ने अक्टूबर से के आज तक करीबन 1 लाख करोड़ का विड्रॉल किया है, फिर भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने पूरा जबरदस्त सपोर्ट दिया है। अगर यह सपोर्ट भी जारी रहेगी आने वाले दिनों में, मेरे ख्याल में स्टॉक मार्केट की आउटलुक भी एक डबल डिजिट ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन आप मीडियम टर्म में रख सकते हैं। राइट सुनील, इस समय आपको कौन से सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे लग रहे हैं? आपके इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क अक्रॉस स्कीम्स नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स में किस तरफ देख रहे हैं? मेरे को इंडस्ट्रियल्स, साइक्लिकल्स, कैपिटल गुड्स सेक्टर, सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल्स, ये सब ये ब्रॉडर इंफ्रास्ट्रक्चर थीम के अंदर आती है, तो जरूर उनके ऊपर फोकस होना चाहिए। स्पेसिफिकली मेरे को हाउसिंग रिलेटेड सेक्टर में भी बहुत सपोर्ट, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग पे भी बहुत सपोर्ट सामने दिख रही है। और तीसरी होगी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर। एक्सपोर्ट में कहां पे? टेक्सटाइल्स, फार्मा और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स में हमारी एक्सपोर्ट की पोटेंशियल बहुत बड़ी ज्यादा है। और ओवरऑल मेरे ख्याल में इंडियन ग्रोथ को सपोर्ट करने वाली चीज है बैंकिंग सिस्टम। तो बैंक्स के लिए भी गवर्नमेंट में कुछ रिफॉर्म्स, बैड बैंक क्रिएशन और उसके ऊपर मर्जर ऑफ बीएसयू बैंक्स के ऊपर कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे। तो बैंकिंग सेक्टर की आउटलुक, क्योंकि ग्रोथ कैन नॉट हैपन विदाउट बैंक सप्लाई। मैं कहता हूं कि बैंक्स आर लाइक द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो मेरे ख्याल में अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर आपका आउटलुक पॉजिटिव है तो बैंकिंग पे ऑटोमेटिकली आपकी आउटलुक पॉजिटिव रहने की जरूरत है, और वो सेक्टर भी अच्छा एक निवेश के लायक मेरे लिए दिख रही है।